आज हम जरा ईरान, अमेरिका और इजराइल के उलझे हुए रिश्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि भाई दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, पर अमेरिका और इजराइल का इतना ज्यादा फोकस सिर्फ ईरान पर ही क्यों रहता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। हाँ बिल्कुल। देखिए, कहानी असल में तो दूसरे विश्व युद्ध तक जाती है। उस टाइम ईरान के जो शाह थे उन्होंने हिटलर का साथ दिया था। अच्छा। हाँ, और इससे ब्रिटेन जाहिर है नाराज हो गया। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन ने ईरान पर हमला किया, शाह को हटाया और उनके बेटे रजा शाह पहलवी उनको तख्त पर बिठा दिया। ये जो पहलवी थे ये ब्रिटिश समर्थक माने जाते थे। और ये रजा शाह पहलवी सुनने में आता है पूरे पश्चिमी रंग में रंगे हुए थे, मतलब पहनावा, पार्टियां वगैरह। बिल्कुल। लेकिन इसका ईरान के जो धार्मिक लोग थे उन पर क्या असर पड़ा? असर तो देखिए काफी गहरा था। एक तरफ तो पहलवी ने वो पश्चिमीकरण पर जोर दिया, लेकिन साथ ही इस्लाम को दबाने की कोशिश भी हुई, जैसे हिजाब पर पाबंदी लगी। अच्छा। कई मदरसे, मस्जिदें बंद कर दी गईं, इस्लामिक स्कॉलर्स को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ आप देखें तो शराब का कारोबार बढ़ रहा था, ईरान शराब एक्सपोर्ट तक करने लगा था। तो इसी माहौल में जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनका विरोध धीरे धीरे पनपने लगा। और इसी विरोध का शायद सबसे बड़ा चेहरा बने आयतुल्लाह खुमैनी। हाँ बिल्कुल। उनका असर इतना ज्यादा बढ़ गया कि शाह ने आखिरकार उन्हें देश से ही निकाल दिया। वो फिर इराक चले गए, वहां सद्दाम हुसैन की सरकार थी, वो उन पर नजर रखे हुए थी। अच्छा, सद्दाम हुसैन। जी। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि सद्दाम ने शाह को ये प्रस्ताव भी दिया था कि वो खुमैनी को मरवा सकते हैं, पर शाह ने मना कर दिया। लेकिन उन्हें तो देश निकाला मिल गया था, वो इराक में थे, तो वहां से उन्होंने ईरान में कैसे अपना असर डाला? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प तरीका था। उन्होंने क्या किया कि अपने भाषण कैसेट्स पर रिकॉर्ड करवाए और वो कैसेट्स फिर खुफिया तरीके से ईरान भेजे जाने लगे। ओह। इसको कैसेट क्रांति भी कहा गया। उनकी बातें घर घर पहुंचने लगीं और उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। और कहते हैं इसी दौरान शाह से एक बड़ी गलती भी हो गई। हाँ, वो एक बहुत बड़ी चूक थी। उन्होंने पुराने पर्शियन साम्राज्य की शान दिखाने के चक्कर में एक बेहद खर्चीली पार्टी दी। हाँ, सुना है उसके बारे में। सोने की प्लेटें। हाँ, सोने की प्लेटें, सैकड़ों लिमोसीन गाड़ियां। अब आम ईरानी जनता जो पहले ही मुश्किलों में थी, वो इस फिजूल खर्ची को देखकर भड़क उठी। गुस्सा बहुत बढ़ गया। तो एक तरफ खुमैनी का असर बढ़ा रहा था, दूसरी तरफ शाह के खिलाफ गुस्सा। वो कमजोर पड़ते गए होंगे। अमेरिका से मदद मांगी थी उन्होंने। मांगी तो थी, पर उस वक्त जो पश्चिमी ताकतें थीं उन्होंने एक तरह से हाथ खींच लिए और आखिर में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। और फिर आया साल 1979, जब आयतुल्लाह खुमैनी 14 साल बाद वापस ईरान लौटे। क्या माहौल रहा होगा? जबरदस्त। कहते हैं तेहरान में करीब 70 लाख लोग जमा हुए थे उनके स्वागत में। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 70 लाख? हाँ, और वहीं पहली बार ये नारे लगे, अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। और इसके कुछ ही टाइम बाद उनके समर्थकों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और कई अमेरिकियों को बंधक बना लिया। हाँ, वो बंधक संकट। जी। उनकी मांग थी कि अमेरिका शाह को वापस ईरान भेजें। बस यहीं से समझिए कि अमेरिका और इस नए ईरान के बीच सीधी दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का असर आसपास के देशों पर भी पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल पड़ा। खास तौर पे सद्दाम हुसैन को डर लगने लगा था कि कहीं खुमैनी का असर इराक तक न फैल जाए। और कुछ जानकार मानते हैं कि अमेरिका और कुछ अरब देशों ने सद्दाम को उकसाया। अच्छा, उकसाया? हाँ, कि वो ईरान पर हमला कर दे। और फिर वो लड़ाई शुरू हुई जो 8 साल तक चली, ईरान इराक युद्ध। लेकिन सद्दाम खुमैनी को हटा नहीं पाए। युद्ध खत्म होने के कुछ साल बाद खुमैनी की मृत्यु हो गई। उनके जनाजे में भी कहते हैं करीब 1 करोड़ लोग आए थे। ये भी एक रिकॉर्ड है। उनके बाद उनके ही एक छात्र आयतुल्लाह अली खामनेई वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने। इतनी लंबी महंगी जंग के बाद तो ईरान ने अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा ही होगा, खासकर अमेरिका और इजराइल को देखते हुए। क्या यहीं से वो परमाणु कार्यक्रम वाला आइडिया आया? ऐसा लगता तो है। सुरक्षा की चिंता तो थी ही, लेकिन इसके लिए तकनीक चाहिए थी। और यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उनका नाम सामने आता है। अच्छा, डॉक्टर AQ खान। जी। जानकारी यह है कि उन्होंने गुप्त रूप से सेंट्रीफ्यूज तकनीक ईरान को दी। सेंट्रीफ्यूज? ये वही चीज है ना जिससे यूरेनियम को एनरिच करते हैं?
हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो ये मशीनें यूरेनियम को बहुत तेजी से घुमाती हैं। अगर कम एनरिच करें तो बिजली बनाने के काम आता है, और अगर बहुत ज्यादा एनरिच करें तो फिर वो हथियार बनाने लायक मटेरियल बन सकता है। और अमेरिका को जब उसकी भनक लगी, मतलब एक्सिस ऑफ ईविल कह दिया। हालांकि कुछ सूत्र कहते हैं कि ये दावा शायद पूरी तरह सही नहीं था, और इसके बाद अमेरिका ने इराक पर तो हमला कर ही दिया। ईरान पर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी खामेनी ने वो प्रसिद्ध फतवा जारी किया था परमाणु बम के खिलाफ। जी बिल्कुल, आयतुल्ला खामेनी ने एक फतवा यानी एक धार्मिक आदेश जारी किया कि परमाणु बम बनाना इस्लाम में हराम है। हराम? क्यों? क्योंकि उनका तर्क था कि इस्लाम युद्ध में भी निर्दोषों को, औरतों, बच्चों को, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। और साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के लिए ईरान के दरवाजे खोल दिए। अच्छा, इंस्पेक्शन के लिए? हाँ, इससे अमेरिका का हमले का एक बड़ा बहाना वो एक तरह से खत्म हो गया। बाद में जब वो पाकिस्तान वाला कनेक्शन सामने आया तो डॉक्टर खान को माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें नजरबंद भी कर दिया गया था। लेकिन इस फतवे पर भी बाद में सवाल उठे, कुछ कंट्रोवर्सी हुई। हाँ हुई। एक तरफ तो इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव डाल रहा था कि ईरान पर कार्रवाई करो, और दूसरी तरफ एक दिलचस्प बात ये हुई कि खुद खामने के भतीजे ने दावा कर दिया कि ये फतवा तो सिर्फ तकिया था। तकिया मतलब? तकिया मतलब इस्लामी सिद्धांत में एक छूट है कि अगर जान का गंभीर खतरा हो तो आप सच छुपा सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं। तो यहाँ हमें दो अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। फिर ओबामा का दौर आया, कड़े प्रतिबंध लगे, और फिर वो न्यूक्लियर डील हुई। जी, ओबामा प्रशासन ने बहुत सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, और आखिरकार वो बातचीत के लिए तैयार हुए। 2015 में वो मशहूर न्यूक्लियर डील हुई P5+1 देशों और ईरान के बीच। डील क्या थी संक्षेप में? डील ये थी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखेगा, ये पक्का करेगा कि वो बम नहीं बना रहा, और बदले में अमेरिका और बाकी देश प्रतिबंध हटा लेंगे। लेकिन ये डील ज्यादा टिकी नहीं टिकी। 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाल लिया और सारे प्रतिबंध फिर से लगा दिए। कुछ जानकार कहते हैं कि इसमें इजरायली और कुछ अमेरिकी लॉबी का काफी दबाव था। और नतीजा ये कि ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से गर्त में चली गई, और जवाब में ईरान ने भी अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा तेजी से शुरू कर दिया। और तनाव तो तब और ज्यादा बढ़ गया जब ट्रंप के ऑर्डर पर ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मार दिए गए। हाँ बिल्कुल, ईरान में बहुत ज्यादा गुस्सा था इस बात को लेकर। इसके बाद ईरान में इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति चुने गए, जिन्हें थोड़ा कट्टरपंथी माना जाता था। हाँ, रईसी। उन्होंने आते ही परमाणु कार्यक्रम और तेज कर दिया, इजराइल विरोधी गुटों का समर्थन बढ़ाया, और साफ कह दिया कि अमेरिका से कोई नई डील नहीं होगी। खैर, हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। रईसी के जाने के बाद अब क्या लग रहा है, क्या माहौल है? उनके बाद जो नए नेता चुने गए हैं उनका रुख थोड़ा नरम माना जा रहा है। उन्होंने खामनेई के उस पुराने परमाणु हथियार विरोधी फतवे की दोबारा पुष्टि की है और बातचीत की इच्छा भी दिखाई है। ऐसी खबरें भी हैं कि पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है। कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि इजराइल शायद ये नहीं चाहता कि ये बातचीत कामयाब हो। हाँ, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल एक तरफ तो ये दावा लगातार कर रहा है कि ईरान बस कुछ ही महीनों में बम बनाने वाला है। ये दावा वो करीब 25 साल से सुन रहे हैं हम। और दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें हैं कि वो डील का समर्थन करने वाले ईरानी अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि शायद रणनीति ये है कि ईरान को किसी तरह उकसाया जाए, उससे कोई ऐसी गलती करवाई जाए कि अमेरिका को सीधे मिलिट्री एक्शन लेने का बहाना मिल जाए और खुमैनी की हुकूमत खत्म हो। तो ये पूरी कहानी जो पश्चिमी असर से शुरू हुई थी, फिर इस्लामिक क्रांति, अमेरिका से दुश्मनी, परमाणु कार्यक्रम की महत्वाकांक्षा, प्रतिबंध, समझौते, इस पूरे चक्कर से गुजरकर आज एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर खड़ी है। और क्षेत्रीय ताकतें, जैसा सूत्रों में इजराइल का जिक्र है, वो शायद इस तनाव को और हवा दे रही हैं। बिल्कुल, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर इजराइल वाकई ईरान को उकसाने और अमेरिका ईरान की किसी भी सुलह की कोशिश को नाकाम करने में लगा है, तो इस इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह के प्रेशर गेम के क्या अनपेक्षित और शायद खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत